क्यों समझते हैं कि आज के दौर में इतना इम्पोर्टेंट है करियर काउंसलिंग? जब सोशल मीडिया का दौर है तो हमें अवेयरनेस अब आना शुरू हुई है, वरना करियर काउंसलिंग तो डे फर्स्ट से ही बड़ी इंपॉर्टेंट रही है। आया है स्टूडेंट जो है वो उस्ताद की बात कम और डिजिटल मीडिया की बात को ज़्यादा सुनता है। ये हम नंबर की रेस में हैं, अपने डेवलपमेंट की रेस में ही नहीं है ना। इससे एक चीज़ तो जाहिर होती है कि आपकी करियर काउंसलिंग अच्छी है। उसके बाद जो है मुझे चाइना की अपॉर्चुनिटी मिली। इट वाज द टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। Twice I have been awarded as a Young Scientist Award from Ministry of Science and Technology, Beijing. Last year I was as a visiting professor in one of the top ranking university in the world. तो मैंने अपनी कोशिश की है कि मैं अपना कंट्रीब्यूशन जो है जिस इदारे में काम कर रहा हूँ उसके लिए करूँ, जिस इलाके में रहता हूँ उसके लिए भी करूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हसन अली और मैं आप सबको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। हमने एक सीरीज़ ऑफ इंटरव्यू स्टार्ट की हुई है जिसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स पे डिस्कशन कर रहे हैं प्रोफेशनल के साथ। तो आज हमने जो टॉपिक लिया है वो है करियर काउंसलिंग, जो स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस चीज़ पे डिस्कशन करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर इमरान रशीद, जिनके साथ इस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अस्सलाम, आप कैसे हैं हसनैन? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आपने इस मौजू पे बात करने के लिए, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपने टाइम दिया। यू आर वेलकम, और आपका भी शुक्रिया कि आपने इस काबिल समझा कि इस टॉपिक पर बात की जा सके। यस सर। सर इस टॉपिक पे तो डिस्कस करेंगे, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है करियर काउंसलिंग एंड स्टूडेंट डेवलपमेंट। तो मैं चाहूँगा कि उससे पहले हम आपकी लाइफ के बारे में थोड़ा सा बात करें, प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, क्योंकि जो स्टूडेंट आपको देख रहे होंगे इस टॉपिक में उनको भी थोड़ी सी मोटिवेशन आ जाएगी। जब मैंने आपके बारे में रीड किया, आपकी सीवी देखी, तो आपने एक टॉप रैंक यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है। ना सिर्फ पीएचडी, उसके बावजूद आपने डबल पोस्ट डॉक भी की हुई है। और जब मैंने आपका प्रोफेशनल लाइफ का एक्सपीरियंस देखा तो आप वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस पे भी रह चुके हैं और भी बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं आपकी लाइफ की। तो मैं चाहूँगा कि आप जो स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं अपनी लाइफ का ब्रीफ बैकग्राउंड जो है वो आप बताएं कि अभी तक कौन कौन सी चीज़ें आपने अचीव की हैं और कैसे रहा एजुकेशनल बैकग्राउंड। हसनैन, एजुकेशन बैकग्राउंड पे अगर गुफ्तगू करें तो मैंने अपनी जो बुनियादी तालीम थी प्राइमरी स्कूल तक वो टंडो जाम प्राइमरी स्कूल से ही हासिल की, क्योंकि मेरा जो बुनियादी ताल्लुक़ है बाय बर्थ वो टंडो जाम से है। इसके अलावा फिर जैसे ही मैं हाई स्कूल में एडमिट हुआ तो वालिद साहब आर्मी में थे, तो वालिद साहब के साथ शिफ्ट हो गए और फिर एफजी स्कूल्स में मुख्तलिफ सिटीज़ में मूवमेंट होती रही और मैंने अपनी मेट्रिकुलेशन कंप्लीट की। Then I took admission in college टंडोजाम में, ये जो हमारा बुखारी कॉलेज है, यहाँ से एफएससी की, और एफएससी करने के बाद जो हमारी मदर यूनिवर्सिटी है सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम, यहाँ से मैंने वेटनरी साइंसेज में बैचलर्स एंड मास्टर्स किया। मास्टर्स करने के बाद जो है मैंने लसबेला यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया एज ए लेक्चरर। उसके बाद जो है आई ट्राइड माई सेल्फ टू हंट द स्कॉलरशिप। तो पहली मुझे स्कॉलरशिप जो मिली वो जर्मनी की मिली, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन की, बट ड्यू टू सम सर्टेन रीजंस आई डिड नॉट जॉइन यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन जर्मनी। उसके बाद जो है मुझे चाइना की अपॉर्चुनिटी मिली। इट वाज द टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, स्टिल इट इज़ इन द टॉप रैंकिंग। तो मैं वहाँ पीएचडी के लिए गया और मैंने विद डिस्टिंक्शन बेस्ट पीएचडी अवार्ड के साथ मैंने पीएचडी की। और जब मैंने बेस्ट पीएचडी अवार्ड के साथ पीएचडी की तो दे ऑफर्ड मी फॉर द पोस्ट डॉक एंड आई कंटिन्यूड एज अ पोस्ट डॉक्टर फेलो ओवर देयर। फिर इंटरेस्ट बिल्ड होता गया, फिर मैंने सेकंड पोस्ट डॉक्टरेट की एंड आई ज्वाइन बैक लसबेला यूनिवर्सिटी। आई सर्व्ड एज ए कोऑर्डिनेटर ऑफ द फैकल्टी फॉर अराउंड 2 to 3 years एंड देन आई सर्व्ड एज ए डायरेक्टर ऑफिस ऑफ रिसर्च इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन around 2 years, and then I served as a director quality enhancement cell 6 years. Meanwhile I was the chairman of the department of political science at लसबेला यूनिवर्सिटी। इसके अलावा मेरा जो टेन्योर चाइना में रहा उसमें मैंने जो है वो 3 इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स जो है मुकम्मल किए। Twice I have been awarded as a Young Scientist Award from Ministry of Science and Technology, Beijing, और रिसर्च प्रोडक्टिव अवार्ड मुझे HEC से मिला। Last year I was as a visiting professor in one of the top ranking university in the world, and this prestigious fellowship was offered by Higher Education Commission Pakistan. इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं, कुछ ऑनगोइंग हैं। I was CPEC रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम बलूचिस्तान। इसके अलावा अगर आप देखें कि जो मेरी चीज़ें मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट करता रहा हूँ, मैंने
इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस अरेंज कराई हैं रसबिला यूनिवर्सिटी के अंदर, और मैं नेशनल इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स का फोकल पर्सन रहा हूँ। और बहुत सारी उसमें मैंने जो है MOUs इंटरनेशनली करवाए हैं, जिसमें मैंने स्कॉलरशिप्स विन किए हैं फॉर द स्टूडेंट्स एंड फॉर द टीचर्स, फॉर इन टर्म्स ऑफ मास्टर्स एंड PhD स्कॉलरशिप्स। तो मैंने अपनी कोशिश की है कि मैं अपना कंट्रीब्यूशन जो है जिस इदारे में काम कर रहा हूँ उसके लिए करूँ, जिस इलाके में रहता हूँ उसके लिए भी करूँ। इससे एक चीज़ तो ज़ाहिर होती है कि आपकी करियर काउंसलिंग अच्छी है। सर, टॉपिक है करियर काउंसलिंग और स्टूडेंट डेवलपमेंट। क्यों समझते हैं कि आज के दौर में इतना इम्पोर्टेंट है करियर काउंसलिंग और स्टूडेंट डेवलपमेंट? बस ना, एक्चुअली ये है कि अब सोशल मीडिया का दौर है तो हमें अवेयरनेस अब आना शुरू हुई है, वरना करियर काउंसलिंग तो डे फर्स्ट से ही बड़ी इम्पोर्टेंट रही है। उस वक्त करियर काउंसलिंग जो की जाती थी वो उस्ताद जो थे वो किया करते थे स्टूडेंट्स की, और स्टूडेंट्स भी उस्तादों की बातों पर अमल किया करते थे। जब से डिजिटलाइजेशन का ज़माना आया है, स्टूडेंट जो है वो उस्ताद की बात कम और डिजिटल मीडिया की बात को ज़्यादा सुनता है। एक तो फ़र्क ये पड़ा है। दूसरा ये है कि जो स्टूडेंट्स काउंसलिंग को फोकस कर लेते हैं और अपने डायरेक्शन तय कर लेते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं कि वो अपने जो ख्वाब देखे होते हैं उन्हें अचीव भी कर लेते हैं। सही बात है। तो ये जो करियर काउंसलिंग है और स्टूडेंट डेवलपमेंट है बहुत कम है, क्योंकि कुछ लोगों को ही पता होता है, कुछ स्टूडेंट इस पे फोकस करते हैं। आपके मुताबिक कौन से कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से इस चीज़ की लैकिंग है और इसको हमें फुलफिल करना चाहिए? यस, एक तो ये है कि जो हमारे जो इदारे हैं जैसे यूनिवर्सिटीज़ है, हायर एजुकेशन है, उसमें करियर काउंसलिंग सेंटर्स का होना बहुत ज़रूरी है। हत्ता कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसको मैंडेटरी बनाया हुआ है, बट इदारों ने अभी तक इसको अडॉप्ट नहीं किया। और टू सम हाउ पंजाब HEC एंड सिंध HEC इज़ फोकसिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन और काउंसलिंग के ऊपर काम कर रही है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोविंसेस। इसमें यह है कि जब स्टूडेंट काउंसलिंग उसकी कर दी जाएगी तो उसे पता होगा कि मैंने नेक्स्ट क्या करना है। स्टूडेंट अनअवेयर रह जाता है कि नेक्स्ट क्या करना है, जिस वजह से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, और स्टूडेंट का टाइम भी बहुत इसमें ज़ाया होता है। तो मैं तो ये समझता हूँ, अपनी अदना सी राय यही देना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स हैं और जो टीचर्स हैं उनके अंदर एक अच्छी बॉन्डिंग का होना बहुत ज़रूरी है, नंबर 1। नंबर 2, स्टूडेंट्स ने फोकस ये कर लिया है कि अगर हम हाई ग्रेड लेंगे तो हम हर चीज़ को अचीव कर लेंगे। नो डाउट ये बेसिक चीज़ है, ठीक है, लेकिन इतनी भी मैंडेटरी नहीं। ये एक कंप्लीट पैकेज होता है ग्रेजुएट, नॉट ओनली द नंबर्स। एक चीज़ को जज नहीं करना, डिफरेंट चीज़ें। एग्जैक्टली। अच्छा सर, सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट इश्यूज फेस करते हैं या उनमें कन्फ्यूजन प्रोड्यूस होती है, वो जब इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लेते हैं अपनी, तो वो सोचते हैं कि हमें किस पाथ की तरफ जाना है। बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, मेडिकल की तरफ जाएं, इंजीनियरिंग की तरफ जाएं, या और भी बहुत सारी फील्ड्स होती हैं, बट वो कंफ्यूज होते हैं कि किस तरफ जाना चाहिए। तो आपके मुताबिक कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको देख के अपना करियर जो है ना चूज़ करना चाहिए स्टूडेंट को? इसमें हसनैन मैं एक अपनी जो ज़ाती राय है वो भी शेयर करूंगा, और साथ ये है कि हमें सोशल जो इंडिकेटर्स हैं उनको भी देखना पड़ेगा, जिसमें यह है कि स्टूडेंट बहुत सारे बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो चीज़ें डिटरमिन भी करके बैठे हुए होते हैं, लेकिन कुछ फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स ऐसी आती हैं जिसकी वजह से वो उस बात को अडॉप्ट नहीं कर पाते। मिसाल के तौर पर अगर कोई स्टूडेंट है, ही वांट टू स्टडी और शी वांट टू स्टडी इन इस्लामाबाद, ठीक है, in a higher ranking university, and he or she can qualify the exam, but financially they cannot afford, so they cannot move over there. हमें तो इस चीज़ को भी देखना होगा कि ज़्यादातर जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो अपने गोल को अचीव करने के लिए स्टडीज़ को फोकस करते हैं। सेकंड जो है काउंसलिंग, जिस पे आपने सवाल पूछा है, वो ये है कि कुछ स्टूडेंट्स वाकई ही कंफ्यूज होते हैं कि क्या मुझे मेडिकल की तरफ जाना है या मैंने कंप्यूटर साइंस पढ़ना है, एग्रीकल्चर पर जाना है। उसमें दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। एक कि इस स्टूडेंट जो खुद है उसकी अपनी ख्वाहिश क्या है। सेकंड कि उसके जो पेरेंट्स हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं वो किस तरह उसको सपोर्ट करते हैं। और जो पहला मैंने आपको पॉइंट बताया फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, वो तो ऑफ कोर्स पेरेंट्स ही किसी हवाले से देख सकते हैं
या कोशिश कर सकते हैं। सेकंड वाले के ऊपर उसकी थोड़ी सी बेहतरी की जा सकती है कि वो ये देखे कि नेक्स्ट 5 ईयर के बाद, मौजूदा हालत में तो हो सकता है किसी चीज़ की अडाप्टेशन हो, नेक्स्ट 5 ईयर, नेक्स्ट 10 ईयर्स, किन चीज़ों का स्कोप जो है उसका ग्राफ बढ़ रहा है। मिसाल के तौर पर अगर कोई स्टूडेंट आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स को देखता है तो ऑफ कोर्स वो देखेगा नेक्स्ट 5-10 ईयर्स जो है वो उसका ग्राफ बहुत हाई होगा। बनिस्बत है कि वो सब्जेक्ट कोई लाइब्रेरी साइंस पढ़ता है, ठीक है, लाइब्रेरी साइंस, अब लाइब्रेरी इज़ ऑन योर लैपटॉप, ठीक है, लाइब्रेरी इज़ इन योर आईपैड, लाइब्रेरी इज़ इन योर फ़ोन। तो जो डिजिटलाइजेशन से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वाइप आउट हो गई हैं, तो हमें उन कॉन्सेप्ट्स को चेंज करना पड़ेगा। हमारे यहाँ भी ओवरऑल वर्ल्ड में भी चेंज हो चुका है, तो हमें ये कोशिश करनी पड़ेगी। और स्टूडेंट जो है इसके लिए जो सीनियर पढ़ रहे होते हैं या वो लोग जिन्होंने अच्छी चीज़ें अचीव की होती लाइफ में, तो टाइम निकाल कर उनसे गाइडलाइन लें, काउंसलिंग लें। और स्टूडेंट, मैं समझता हूँ कि लोग जो खुद हार्ड वर्किंग कर कर अपनी लाइफ में कुछ अचीवमेंट की होती है, वो भी कोशिश करते हैं कि यंगस्टर्स भी जो नए आ रहे हैं वो अच्छी जगहों पर जाए और वो उनको गाइड भी करते हैं। अच्छा सर, स्किल डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं अपनी लाइफ में? जब स्टूडेंट सपोज करें आप करियर चूज़ कर लिया, इंटरमीडिएट के बाद यूनिवर्सिटी लाइफ में आ गए, कौन कौन सी स्किल्स हैं जिसको डेवलप करके जो उसकी प्रोफेशनल लाइफ में हेल्प करेंगी, और किस तरीके से उन स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं? ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपका सवाल भी, वो इसलिए कि स्टूडेंट्स जो है वो दे कीप फोकसिंग ओनली ऑन देयर नंबर्स, नॉट द ओवरऑल स्किल डेवलपमेंट। ये पहले भी आपने मेंशन किया नंबर्स वाले बात। उसकी वजह ये है कि हम नंबर की रेस में हैं, अपनी डेवलपमेंट की रेस में ही नहीं है ना। पूरी दुनिया के अंदर एक बेसिक नंबर लेने का क्राइटेरिया है, उसके साथ आपकी जो आपने सवाल पूछा है स्किल्स, आपकी लीडरशिप स्किल्स आपके अंदर कितनी हैं, आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है, टेक्निकल स्किल्स, ठीक है, टेक्निकल डिपेंड्स विच फील्ड यू आर ज्वाइनिंग। तो ये 3 चीज़ें तो ऐसी। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन कितना है। ये 4 चीज़ें स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा बूस्ट करते हैं कैरियर में ग्रो करने के लिए। तो स्टूडेंट्स जो हैं जब एक अच्छा स्कोर भी लेता है, दैट इज ऑफ कोर्स गुड स्कोर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम नॉट सेइंग कि आपने गुड स्कोर नहीं लेना, बट यू डू नॉट कीप लिमिटेड अप टू यू कि भाई आप उसको लिमिटेड रखें अपने आप तक कि मैंने सिर्फ नंबर ही लेने हैं ना, तो दैट विल बी माई द ह्यूज अचीवमेंट। नहीं, आपने लीडरशिप स्किल भी डेवलप करनी है, आपने जो दूसरी मैंने आपको बताई हैं चीज़ें ये भी डेवलप करनी है। फिर एक अच्छा ग्रेजुएट अच्छे इंटरव्यूज़ में नेशनली इंटरनेशनली वो सारी जगहों पर रिकॉग्नाइज होगा भी और उसे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। जैसे जिन स्किल्स की आपकी बात की, इनमें से 2 स्किल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझ जाती हैं। कॉन्फिडेंस, वैसे तो सब इम्पोर्टेंट है, कॉन्फिडेंस एंड जो लीडरशिप क्वालिटीज़ है, आपके मुताबिक ये स्किल्स अगर इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो कैसे उसको बढ़ा सकते हैं? हाँ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि इसको बढ़ाया कैसे जाए। एक्चुअली हम क्या करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी के सर्कल में ही रह जाते हैं। हत्ता कि यूनिवर्सिटी के अंदर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, सिम्पोजियम होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। स्टूडेंट को चाहिए वॉलंटियरली उनकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनकी मैनेजमेंट में वॉलंटियरली काम करना शुरू करें। जब वो काम करेगा उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। नंबर 2, आपका कॉन्फिडेंस नॉलेज से बढ़ता है। जब आपके पास नॉलेज होता है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तीसरा, आप जो छोटे छोटे ग्रुप्स बनते हैं, असाइनमेंट्स मिलती हैं, उसमें पार्टिसिपेट करें, उसमें आप लीडर बनें, चीज़ों को करने की कोशिश करें। मिसाल है, छोटा सा टूर अरेंज करना है, मैं आपको मिसाल देता हूँ। स्टूडेंट्स के टूर अरेंज होते हैं, आप उसको लीड करें, आप उसको पार्टिसिपेट ही ना करें, उसको लीड भी करें, आप उसको ऑर्गेनाइज भी करें। जिस तरह कोई छोटी सी असाइनमेंट मिलती है आप उसको ऑर्गेनाइज करें। तो ये छोटी छोटी सी जो एक्टिविटीज़ हैं, डिबेट कंपटीशन में हिस्सा लें, आपको स्टेज पे जाना, बोलना, क्लास के अंदर आप टीचर से रिक्वेस्ट करके प्रेजेंटेशंस लें कि मैं प्रेजेंटेशन देना चाहता हूँ, आप प्रेजेंटेशन दें। एक मरतबा गलती होगी, दूसरी मरतबा और बेहतर होंगे, तीसरी मरतबा और बेहतर हो जाएंगे। तो जब आपको मौका मिलेगा कहीं प्रेजेंटेशन देने का, अपने आप को प्रेजेंट करने का, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। आपको पता होगा जो मिस्टेक्स मैंने पहले की हैं वो रिपीट नहीं करनी है। तो इस तरह आप अपने आप को स्लो एंड ग्रेजुअली, क्योंकि ड्यूरेशन कुछ डिग्रीज का 4 साल है, कुछ का 5 साल है, इट्स अ ह्यूज ड्यूरेशन, उसमें आप अपने आप को स्लो एंड ग्रेजुअली इम्प्रूव करते हैं। अच्छा सर,
जब स्टूडेंट ग्रेजुएट हो जाते हैं तो उनके जहन में दो चीज़ें होती हैं, दो नहीं तीन चीज़ होती हैं, गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाएं, प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाएं, या अपना बिजनेस जो है ना स्टार्ट करें, या एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएं। अब डेफिनेटली हर कोई इंसान अपनी कैपेबिलिटी जो कैपेसिटी होती है या अपॉर्चुनिटीज़ को देख के सिलेक्ट करता है, बट उसके बावजूद भी बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि हम किस तरफ जाएं। आपके मुताबिक ड्यूरिंग स्टडीज़ यूनिवर्सिटी लाइफ में कौन सी चीज़ें हैं जिनको देख के इंसान को जज करना चाहिए कि मुझे किस फील्ड की तरफ जाना है? एक्चुअली एक तो ये है कि इंसान कुछ पहले से डिटरमिन होते हैं, मैंने ये करना। मिसाल है, मैं अपनी अगर एग्जांपल दूं, आई वाज वेरी मच डिटरमिन दैट आई हैव टू डू मास्टर्स एंड पीएचडी, ठीक है, और पीएचडी मैंने बाहर से करनी है। आई नेवर अप्लाइड इन पाकिस्तान फॉर द पीएचडी प्रोग्राम। तो फर्स्ट तो ये हो गया था अपने आप को देखना है कि डिटरमिन क्या करना है। माइंडसेट है। सेकंड ये है कि प्रोफेशनली आप कहाँ मूव करना चाहते हैं, ये क्योंकि जो डेवलप वर्ल्ड है वहाँ तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। हम अंडर डेवलप वर्ल्ड हैं तो हमें जो है वो लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और मेरे हिसाब से हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, इस वजह से ही स्टूडेंट स्विच कर लेते हैं। अगर वहाँ पे किसी उनका माइंडसेट कहीं पे होता है, अगर वो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो दूसरी तरफ चले जाते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं। अगर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती तो हम किसी स्टेज पर नहीं आते और हमारे बाद वाले नहीं आते। लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़। लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब लिमिटेड अपॉर्चुनिटी को अचीव करने के लिए आपने अपनी क्वालिटीज़ को बढ़ाना है। ठीक है, आपने ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है। सही बात है। ठीक है, आपने गुड से बेटर और बेस्ट बनना है। तो उन लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ में अपने आप को स्पेस बनाने के लिए आपको बेहतर बनना पड़ता है, अपने आप को बेहतर करना होता है। जिस तरह आपने सवाल किया, उसी के मैं सिनेरियो में बात करूंगा कि स्टूडेंट्स को सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि जो मौका मिले वही काम कर लें। अगर वो कुछ करना चाहता है, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ उसने आइडियाज़ डेवलप किए हुए हैं, उसके लिए टाइम लें। समटाइम्स ऐसा नहीं होता कि आप हथेली पे सरसों को जमा लेना। थिंग्स टेक्स टाइम। आपको पेशेंस की ज़रूरत होती है, आपको हार्ड वर्किंग की, डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। और मैं समझता हूँ कि गोल्स अचीव हो जाते हैं। समटाइम्स इट टेक्स टाइम, बट इट डज नॉट मीन्स दैट द गोल्स कैन नॉट बी अचीव्ड। तो मैं स्टूडेंट्स से आपके इस चैनल के तवज्जो से यही कहूँगा कि डू नॉट गिव अप, नंबर 1, कंटिन्यू हार्ड वर्किंग और एफर्ट्स करें इंस्टीड ऑफ ट्राई टू फाइंड द शॉर्टकट। और मेरे हिसाब से सर, जब ये हो जाती हैं चीज़ें, इनमें एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती है, मतलब जिस तरफ भी जाए, पर प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो या बिजनेसेस की तरफ जाएं, इंटर्नशिप्स ज़्यादा मैटर करती हैं। और आपने भी, मैं जब आपसे गाइडेंस लेता हूँ तो आपने बहुत दफ़ा मुझे गाइड किया है कि इंटर्नशिप्स की तरफ जाना चाहिए। आप कैसे देखते हैं कि जो हमारे पास बीच में हमारे पास छुट्टियाँ मिलती हैं, जून जुलाई एग्ज़ाम्स के बाद कुछ टाइम मिल गया, इंटर्नशिप्स करनी चाहिए या जस्ट लास्ट में जब ग्रेजुएशन होने वाली हो 1-2 कर लें तो इनफ है? एक्चुअली इंटर्नशिप इज़ नॉट ओनली द इंटर्नशिप, इट्स योर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। आप थ्योरी तो पढ़ते हैं पूरा साल, लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करने का मौका नहीं मिलता। अब वो डिपेंड करता है कि हो सकता है कि कोई कैंडिडेट जो है कहता हो कि मैं वेटनरी करने के बाद एक अच्छा बिजनेसमैन, वेटनरी का बिजनेस करना चाहता हूँ। तो वो जब उस इंटर्नशिप या वॉलंटियर वर्क की तरफ जाएगा तो उसे असलन अंदाज़ा होगा कि क्या डिफ़िकल्टीज़ मैंने फेस करनी है ना, रियलिटी पता चलेगी। ठीक है, उसे ग्राउंड रियलिटी का पता चलेगा, क्या है ग्राउंड रियलिटी। तो वो उससे अंदाज़ा लगा लेगा कि क्या जो मैं सोच रहा हूँ क्या ये ठीक है, नंबर 1। अगर मिसाल है वही कहता है कि नहीं मैं एज ए पेट प्रैक्टिशनर बनना चाहता हूँ, आपकी फील्ड के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि बिकॉज यू आर अ वेटनरी स्टूडेंट, आई एम अ वेटनरियन एज वेल, तो वो फिर नेक्स्ट इंटर्नशिप करके देखे किसी वेटनरी क्लिनिक के अंदर समर वेकेशंस के अंदर। इफ़ ही एंजॉयज दैट प्रैक्टिसेस और वो समझता है कि ये बेहतर है तो उसको फोकस करेगा, उसी पे फोकस करेगा, उसी को रीड आउट फ्री टाइम में ज़्यादा करेगा। इसी तरह अगर वो समझता है कि मैं गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करूं, वहाँ बेनिफिट है, तो वो वॉलंटियर कहीं भी काम रिक्वेस्ट कर कर वहाँ पर भी समर में काम कर सकता है। तो तीनों चारों अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर वो बाहर जाना चाहता है, ऑफ कोर्स फिर उसको रिसर्च के ऑर्गेनाइजेशन में इंटर्नशिप करनी होगी, तो उसको वहाँ का टेस्ट लेना होगा कि भाई मैं रिसर्च की ऑर्गेनाइजेशन में मुझे मज़ा आया, वहाँ वर्किंग करने का एनवायरनमेंट है। तो अगर वो मास्टर्स और पीएचडी करना चाहता है तो ये 4 साल या 5 साल के अंदर आपको 4 या 5 मौके मिलते हैं मुख्तलिफ डायरेक्शंस के समर के ड्यूरेशन में।
और एक डाइवर्सिटी भी आ जाती है और माइंड सेट भी बन जाता है। इसके अलावा आपको ये तो आप जो भी डिटरमिन करें, जो कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2, जो आपकी नेटवर्किंग बनेगी, सोशल नेटवर्किंग बनेगी आपकी। तीसरा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि वेयर डू आई हैव टू वर्क। अच्छा सर, जैसे आपने बोला कि हमने क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट कवर किए, एक यहाँ पे इंटरेस्टेड टॉपिक आ गया कि बाहर कैसे जाएं और रिसर्च की फील्ड में, क्योंकि आपने मेंशन किया कि आपने टॉप रैंक यूनिवर्सिटी से पीएचडी की हुई है और ना सिर्फ पोस्ट डॉक की है, डबल पोस्ट डॉक की हुई है, विजिटिंग फैकल्टी भी रह चुके हैं वहाँ पे चाइना में। और मेरे हिसाब से आपको माइंड सेट होगा कि इन फ्यूचर में भी कभी ना कभी जाना है, जिस तरीके के आपका करियर है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनका माइंड सेट है बाहर जाना है, तो कैसे गाइड करेंगे उनको कि फॉरेन स्कॉलरशिप्स कैसे अचीव करें, और ना सिर्फ फॉरेन स्कॉलरशिप्स अचीव करें, अच्छी यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन लें जो टॉप रैंक यूनिवर्सिटी हो, क्योंकि Exactly. बाहर जा रहे हैं तो रिसर्च की वजह से ही जा रहे हैं ना ज़्यादातर स्टूडेंट। देखें, अगर कोई बच्चा बाहर जाना चाहता है तो उसको अपना ड्यूरेशन जो इंटर्नशिप का है मुख्तलिफ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में और छोटे छोटे स्मॉल प्रोजेक्ट्स के ऊपर करना चाहिए। जब स्मॉल प्रोजेक्ट्स पे वो काम करेगा, दैट विल बी पार्ट ऑफ हिज और हर सीवी ना, सीवी के पार्ट बनेंगे कि मैंने बैचलर्स में ये प्रोजेक्ट्स किए हैं, और उसका प्रोफाइल बनता जाएगा। अब वो 3-4 प्रोजेक्ट करने के बाद जब वो फाइनल इंटर्नशिप करेगा फॉर 1 सेमेस्टर, तो उन्हीं का एक जो है वो कॉम्बो बनाकर एक थोड़ी सी डिटेल रिसर्च करेगा। शॉर्ट पेपर, शॉर्ट कम्युनिकेशन भी पब्लिश कर सकता है, ये फेज इन अ गुड गाइडलाइन। अगर उसको गाइडलाइन अच्छी मिली है तो वो भी कर सकता है, तो वो उसकी सीवी में प्लस पॉइंट होगा, नंबर 1। नंबर 2, कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करे, अपनी खासतौर पे इंग्लिश को बेहतर करे, ताकि वो व्हेन ही विल अपीयर फॉर द इंटरव्यू, ऑफ कोर्स they will figure out he will be able to communicate or write research papers as per standards they required। सही बात है। वो इसको भी चेक करेंगे। तो स्टूडेंट्स के लिए तो ये है। सेकंड, हंट कैसे करना, आपका सवाल ये है, उसके लिए जो है वो मुख्तलिफ कंट्रीज़ की मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स मुख्तलिफ ड्यूरेशंस में आती हैं। आपकी तवज्जो से इन माई कैपेसिटी, ठीक है, अगर आप कोई ग्रुप बनाना चाहें, कोई चीज़ करना चाहें और स्टूडेंट्स को उसमें ऐड करें, तो जब देयर विल बी नीड तो यू कैन ऐड मी एज वेल, और टाइम टू टाइम जितनी स्कॉलरशिप्स आएंगी और गाइडलाइंस होंगी मैं आपको शेयर करूंगा। लेकिन उसका आसान तरीका ये है कि चाइना के अंदर स्कॉलरशिप्स बहुत सारी किस्म की आती है, नॉट ओनली सीएससी, वहाँ प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप्स आती हैं, वहाँ पे यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप्स आती हैं, यूएसटीसी की स्कॉलरशिप्स आती हैं, और इसके अलावा उनकी जो है सिटी स्कॉलरशिप्स आती हैं, इसके अलावा प्रोफेसर्स के प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है फेलोशिप्स आती हैं। देयर आर सो मैनी स्कॉलरशिप्स इन चाइना बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर मूविंग टुवर्ड्स चाइना, सो दैट्स वाई फर्स्ट आई हैव टॉक अबाउट द चाइना। सेकेंड, जो ऑस्ट्रेलिया यूएस है उनके लिए आपको टॉफल या आइट्स क्वालिफाई करना होता है, 6.5 का बैंड है, वो करना होता है। देयर आर सम स्कॉलरशिप्स इन कनाडा एज वेल, डिपेंड करता है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपसे एक चीज़ शेयर करूं कि यूरोप के अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहां पर आपको एडमिशन फ़ी नहीं है। जर्मनी में कोई एडमिशन फ़ी नहीं है, आप स्वीडन में जाते हैं वहाँ स्कॉलर आपकी जो है वो फ़ी नहीं है, तो एडमिशन फ़ी या तो ना होने के बराबर है या वेरी 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 मिनिमम है, तो आप वहाँ पर इजीली एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। बशर्त ये कि अगर आपने जर्मनी जाना है तो शॉर्ट कोर्स 3 महीने का उनका लैंग्वेज का करें, उसका सर्टिफिकेट विन करें और आप अप्लाई करें, आपका एडमिशन हो जाता है। सेकंड, ऑफ कोर्स अब सवाल ये पैदा होता है वहाँ जाके लिविंग कैसा होगा, तो ऑफ कोर्स थोड़ी सी डिफिकल्टी इन द फर्स्ट फेज, it appears later on when you get the hours to work over there, you work over there and then you earn money and you pay for that। हमारे नौजवान बहुत ताकतवर हैं, पोटेंशियल है, मेहनती है, एनर्जेटिक हैं, उनमें पोटेंशियल है, वो डिटरमिन है, करना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती लेकिन वो करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे मुल्कों में वो जाएंगे तो दे विल बी द एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान, दे विल वर्क हार्ड, दे विल अचीव देयर गोल्स एंड रिप्रेजेंट पाकिस्तान एज वेल। मेरे हिसाब से सर कंट्री वेरी भी करता है, जिस फील्ड के मुताबिक जहाँ काम अच्छा हो रहा है उस तरफ जाना चाहिए। ऑफ कोर्स ये स्टूडेंट डिटरमिन करेगा मैं क्या करना चाहता हूँ, किस फील्ड में कैसे करना है। जैसे आपने वेटनरी की तरह हिसाब से सोचा होगा कि किस यूनिवर्सिटी में अच्छा काम हो रहा है। ऑफ कोर्स मुझे जो है वो नानजिंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से भी जो है वो ऑफ़र थी, मुझे जीजियांग यूनिवर्सिटी से भी थी, तो आई प्रेफर्ड जीजियांग यूनिवर्सिटी बिकॉज ऑफ द रैंकिंग, इवन द स्टाइपेंड वाज स्मॉलर एज कम्पेयर टू द नानजिंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। मैंने जीजियांग यूनिवर्सिटी को जो है वो प्रेफरेंस दी और वहाँ मूव किया। अच्छा सर, जब स्टूडेंट लाइफ में होता है कोई भी आदमी, तो सोशल कैपिटल की बहुत ज़्यादा बात की जाती है कि जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आ जाएंगे, स्टूडेंट लाइफ में तो ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, बट जब प्रोफेशनल लाइफ में आ जाएंगे तो अपना सोशल कैपिटल बनाते जाएं स्टूडेंट लाइफ से ही,
या प्रोफेशनल लाइफ में आ जाएंगे बहुत ज़्यादा काम आ जाएगा। आप कैसे देखते हैं इसको? क्या सच में सोशल कैपिटल और नेटवर्किंग ज़रूरी है, और क्या स्टूडेंट लाइफ से ही इसको बिल्ड करना ज़रूरी है, और कैसे कर सकते हैं? ऑफ कोर्स देखें, सोशल आपका कैपिटल ऐसे बिल्ड होता है कि जब आप लोगों के साथ मिलते हैं और स्टूडेंट लाइफ में उनके लिए काम करते हैं। और ये बिल्ड जब होता है जब आप किस क्वालिटी का काम करते हैं, ठीक है, वो आपके लगन को भी देखते हैं, वो आपकी एनर्जी को भी देखते हैं, वो आपकी सिंसियरिटी को देखते हैं, वो आपकी ऑनेस्टी को देखते हैं। ये सारी चीज़ें स्लो एंड ग्रेजुअली, जिस तरह आप 4 और 5 इंटर्नशिप करते हैं, आप मुख्तलिफ वर्कशॉप्स को अटेंड करते हैं, आप मुख्तलिफ सेमिनार्स को अटेंड करते हैं, तो जहाँ आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऑर्गेनाइज करने में, प्रेजेंट करने में, तो आपका नेचुरली एक नेटवर्क बन जाता है। पीपल दे कम टू नो अबाउट यू। और आप जब मेहनती और एनर्जेटिक होते हैं, यू अपीयर डिफरेंट अमंग ऑल द स्टूडेंट्स। तो ये चीज़ें आपको सपोर्ट करती हैं, और ना कि ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस को जो है वो बढ़ाती हैं। जो कॉन्फिडेंस तो रीढ़ की हड्डी का काम करता है, और जो आपके करियर को बहुत रैपिड बिल्डिंग में भी सपोर्ट करता है, बल्कि आपका सोशल कैपिटल भी जो है, आपको जो पता नहीं चल रहा होता वो स्टॉक की सूरत में जमा हो रहा होता है। और लेटर वही जो स्किल्स आपने सीखी होती हैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कर कर आप एक प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी के तौर पे अपीयर होते हैं। अच्छा सर, फिर इसका इम्पैक्ट क्या होता है प्रोफेशनल लाइफ में जब अच्छा नेटवर्क और सोशल कैपिटल होता है? देखिए, इसका इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ बिजनेस है तो भी है, इन टर्म्स ऑफ जॉब है तो भी है, इन टर्म्स ऑफ आपको प्राइवेट सेक्टर में कोई मार्केटिंग के हवाले से कोई काम कर रहे हैं उसमें भी है। ओवरऑल आपको पता है, हम जो हम सोशल एनिमल्स हैं ना, वी आर सोशल एनिमल्स, तो हमें अपनी एक नेटवर्किंग चाहिए होती है अपने कामों को करने के लिए ना। और ये सिर्फ हम पाकिस्तान की बात ना करें, आपको मिडल ईस्ट की जो भी कंट्रीज़ हैं उसमें आप चले जाएं, आप यूरोपियन कंट्रीज़ में चले जाएं, आपकी नेटवर्किंग आपको सपोर्ट करती है। फॉर एग्जांपल, इफ़ आई हैड गुड नेटवर्क इन चाइना, ठीक है, प्रोफेसर से मेरा अच्छा नेटवर्किंग है, रिसर्चर्स के साथ अच्छी नेटवर्किंग है, of course I had, and now they are on several positions in China, and if I recommend some students over there, they will accept it. अगर मेरी नेटवर्किंग नहीं होती, बहुत ड्राई होता मैं, तो आज मैं किसी की सपोर्ट नहीं कर पाता। जो मैंने चीज़ें अचीव की हैं चाइना में, ठीक है, वो मैं नहीं कर पाता जिस तरह मैं इट्स वेरी इजी एक्सेस फॉर मी टू गो चाइना, टू बी वेरी फ्रैंक। व्हेन आई राइट ईमेल एंड द प्रोफेसर्स नो मी वेरी वेल, तो मेरी नेटवर्किंग थी, दे नो मी वेल, सो दे इनवाइट मी as compared to other my colleagues who are working with me, who did PhD with me. There is a difference. So this is the difference. मतलब ये एक अच्छी खासी वैल्यू क्रिएट करता है उसकी प्रोफाइल में। Exactly, एक वैल्यू क्रिएट करता है उसके फर्दर आगे बढ़ने में। अच्छा सर, आप ऑलमोस्ट 15 ईयर्स से टीचिंग कर रहे हैं। आपके मुताबिक स्टूडेंट के अंदर कौन कौन सी हैबिट्स हैं जो अडॉप्ट करनी चाहिए डेली बेसिस पे, जो प्रैक्टिस करें वो उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट क्रिएट कर सकती हैं? 3 से 4 जो वैल्यूएबल हैबिट्स। देखिए, ये तो बहुत आज से नहीं, ये तो ज़माना कदीम से ही जो है ना बातें की जा रही हैं कि क्या वो वैल्यूज़ हैं, और वैल्यूज़ कभी चेंज नहीं हुई है। नंबर 1 जो है वो है आपका डिसिप्लिन, आपकी सोने की, जागने की, काम करने की आदत। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जो आपको डेली एट द एंड आप इवनिंग में बैठें तो प्रोग्रेस आती है। नंबर 1 काम से मुराद ये प्रोडक्टिव काम, सिर्फ काम नहीं करना, प्रोडक्टिव काम, ठीक है। नंबर 2, आप जो है वो पार्टिसिपेट करें लोगों के काम में विदाउट ग्रीड। आप सोचते हैं कि मेरा क्या फ़ायदा है तो आप बैठे रहते हैं, आप बगैर फ़ायदे के लोगों के साथ आप पे टाइम है तो आप पार्टिसिपेट करें, ठीक है। दैट विल बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। आप जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, आपकी सोशल नेटवर्किंग भी बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। नंबर 3, जो आपने गोल डिटरमिन किया हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर आपने डेली बेसिस पर वर्किंग करनी है। चाहे आप एक अच्छे मीडिया पर्सन बनना चाहते हैं तो डेली आपने छोटा सा कोई वीडियो क्लिप अपना बनाना है, उसको चेक करना है। आप उसको 5 साल के बाद देखेंगे तो आप देखेंगे कि मैं क्या था, आज मैं क्या हूँ। मिसाल दी मैंने आपको छोटी सी। इस तरह अगर किसी ने वेटनरी फील्ड में कुछ करना है तो आप ज़रूर कुछ उस चीज़ को स्टडी करें। अगर कोई रिसर्चर बनना है तो ज़रूर चाहे एक पेपर को 1 महीने में पढ़ें, लेकिन उसका एक पैराग्राफ डेली पढ़ें। विद द टाइम इंप्रूवमेंट लानी है। इट्स नेचुरल। जिस तरह हम जब स्टूडेंट थे, आई डोंट थिंक कि हम जिस तरह आज आपसे बात कर रहा हूँ, बीइंग ए स्टूडेंट, आई वाज एबल टू स्पीक लाइक दिस। डेफिनेटली। तो वक्त के साथ साथ जब आप मुताला करते हैं, चीज़ें करते हैं, ये चीज़ें आपको सपोर्ट करती हैं। तीसरा, आप दिन में वक्त पॉजिटिव थिंकिंग पे गुजारें बानिस्बत के नेगेटिव थिंकिंग पर।
क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग जो है वो आपकी सोचने और समझने की सलाहियतों को कमज़ोर करती है। तो जितना आप मस्बत रहेंगे, मस्बत सोचेंगे, मस्बत करेंगे, ये आपके अंदर एनर्जी को बिल्ड करेगा और वो एनर्जी आपको कहीं ना कहीं ज़रूर इस्तेमाल में आती है। अच्छा सर, कुछ लोग या कुछ स्टूडेंट विद द टाइम अच्छे होते हैं स्टडीज़ में, बट कुछ फेलियर्स या छोटे मोटे रिजेक्शंस की वजह से उनका जो मोटिवेशन लेवल होता है थोड़ा सा लो हो जाता है। कैसे उसको हाई करें? एक्चुअली फेलियर जो है वो आपका फेलियर नहीं होता, वो आपकी लर्निंग होती है, क्योंकि वो आपके ग्रे एरिया को हाईलाइट कर देता है। सर ये बोलना तो इजी, हर कोई बोलता है, पर मोटिवेशन को हाई करना इतना इजी नहीं होता ना। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब हम अंडरस्टैंड करेंगे कि मेरी फेलियर की वजह क्या थी, हम उसको अंडरस्टैंड करने की वजह को समझने के बजाय हम उस फेलियर को किसी और के ऊपर डालते हैं, उसकी वजह से, इस रीज़न से, इस तरह से। फर्स्ट वी हैव टू सी व्हाट वाज डेफिशिएंसी इन मी और एट माय साइड। क्या डेफिशिएंसी थी जिसकी वजह से जो है मैं इसको और बेहतर कर सकता था। तो फर्स्ट आप उस स्टेप को लें, और सेकंड, किसी भी हार को आप हार ना मानें, वो पहला स्टेप समझें। ऐसा तो नहीं है, छोटा बच्चा जब होता है, वो जब चलना सीखता है तो पहले जब जैसे ही चलता है वो गिर जाता है, ठीक है। जो उसके पेरेंट्स होते हैं उसका हाथ पकड़ते हैं, उसका हौसला बढ़ाते हैं और उसको खड़ा करते हैं, फिर चलाते हैं। एक वक्त आता है एक अच्छा एथलीट बनता है वो। इसी तरह हमारी ज़िंदगी के सफ़र में कुछ रुकावटें आती हैं, आप ठोकर खा के गिर जाते हैं, इसका मतलब आप चलना छोड़ देते हैं? नहीं, आप बिल्कुल नहीं छोड़ते, आप एहतियात से चलते हैं। सही बात है। ठीक है। इसी तरह जब आपको फेलियर हो जाता है और किसी वजह से फेलियर हो जाता है, आप उस ग्रे एरिया को और उससे रिलेटेड ग्रे एरियाज को रिमूव करते हैं ताकि आप नेक्स्ट टाइम बेहतर परफॉर्मेंस दे सकें। ठीक है। मैं नौजवानों को यही कहूँगा कि डू नॉट गिव अप। मैं अपनी अप्रोच के मुताबिक आई डू नॉट गिव अप। ठीक है। सेकंड, बी फ्लेक्सिबल। आप फ्लेक्सिबल रहें, डोंट टू बी रिजिड। रिजिड होना जो है वो आपको तोड़ देता है। जब आप फ्लेक्सिबल हैं तो आप स्पेस बना लेते हैं, जब आप फ्लेक्सिबल नहीं है तो आप फिक्स नहीं हो पाते। दूसरा, स्टूडेंट को फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है। तीसरा, दे शुड कंटिन्यू लर्निंग। आज आप किसी इम्तिहान में फेल हुए हैं, आपने 70% नंबर लिए थे, आप फेल हो गए, आपको हुआ मैं 60% वाला पास हो गया और 70% वाला फेल हो गया। नेक्स्ट टाइम यू अचीव 90%, दे विल नॉट बी एबल टू फेल यू। नेक्स्ट टाइम आप 90% लें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स को काउंसलिंग के ज़रिए सिखाई जाती हैं। मैंने आपसे कहा काउंसलिंग इज़ लेकिंग। जब काउंसलिंग के ज़रिए उनको दी जाएंगी, कुछ उनको मिसालें दी जाएंगी, डिटरमिन लोग बताए जाएंगे, ठीक है, तो वो चीज़ें मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतर हो सकती है। मैंने इससे कहा कि हमारी ज़मीन बड़ी ज़रखेज़ है और हमारे नौजवान बहुत एनर्जेटिक हैं। सिर्फ उनकी एनर्जी को रोक कर किसी ख़ास डायरेक्शन में जो है वो इस्तेमाल करना है, तो ऑफ कोर्स दे विल अचीव देयर टारगेट। अच्छा सर, हमने इतनी सारी बातें की कैरियर काउंसलिंग के बारे में। आपका जो पूरी लाइफ है उसके एक्सपीरियंस से जो स्टूडेंट आपको देख रहे हैं, क्या फाइनल पीस ऑफ एडवाइस आप उनको देना चाहोगे? मैं तो सिर्फ 2 चीज़ें उनसे कहूँगा। नंबर 1, थिंक पॉजिटिव। थिंक पॉजिटिव फर्स्ट। पॉजिटिव सीखें, और पॉजिटिव जब वो सोचेंगे तो अपने उस्तादों की रिस्पेक्ट करेंगे, सही बात। जो भी उनके उस्ताद है, जिस फील्ड में ही पढ़ रहे हैं। सेकंड, हार्ड वर्किंग करें। जब वो हार्ड वर्किंग करेंगे, दे विल नॉट गिव अप। हारता इंसान जब है जब वो खुद हार मान लेता है, तो गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। मुश्किलात ऑफ कोर्स आएंगी, सबके लाइफ में आती हैं, हमारी लाइफ में भी आएंगे, फेलियर भी आते हैं, हमारी लाइफ में भी आए हैं, लेकिन एट द एंड यू विल बी एबल टू अचीव योर गोल्स। तो मैं ये समझता हूँ कि वो गोल अपने अचीव कर लेंगे। और मुझे बड़ा भरोसा है, पूरा भरोसा है अपने नौजवानों के ऊपर कि वो नौजवान जो है, जो अपने घर को, अपने बूढ़े वालिदैन को, अपने इलाके को गुर्बत में कम खाकर, हल्के कपड़े पहनकर, ठंड में रहकर, गर्मी में रहकर, बसों में लटक यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं, पढ़ते हैं। ऑफ कोर्स अल्लाह ताला देख रहा है, वो बड़ा बेनियाज है, वो उन्हें ज़रूर नवाजेगा। तो मेरा ये बिलीव। सर वंस अगेन थैंक यू सो मच, आपने आज इंटरव्यू के लिए टाइम दिया है। आई होप कि जो जिन स्टूडेंट ने आपको देखा होगा बहुत सारी चीज़ें आपसे सीखेंगे। वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।